गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क्या महत्व है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उस पर बात की थी। आज हम सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है यानी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे। जो भारत जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि विश्व में अन्य किसी भी न्यायालय के पास इतने ज़्यादा क्षेत्राधिकार या उनका क्षेत्राधिकार इतना व्यापक वाइड हो जितना कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो क्षेत्राधिकार है, जो उसका ज्यूरिडिक्शन है, उसको हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसको हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। डी बसु जो है उन्होंने कहा कि यद्यपि हमारा संविधान एक संधि या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ और राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः आर्टिकल 131 संघ और राज्यों के बीच न्यायिक विवादों के निर्णय का प्रारंभिक और एकमेव क्षेत्राधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो एकमेव क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक, उनमें निम्न विषय आते हैं। पहला है इसमें भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। सेकंड, भारत सरकार, राज्य और कई राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। और थर्ड है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी प्रकार का वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। सुप्रीम कोर्ट जो है केवल जो संघ सरकार या राज्य सरकार के बीच पारस्परिक विवादों के संबंध में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि जो इस उपयुक्त प्रकार के जो अभी बताए थे विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा जो हमें फंडामेंटल्स राइट्स जो मिले हैं उनको लागू करने के संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करें। इस प्रकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है उसमें किसी के द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। सेकंड जो है क्षेत्राधिकार में वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान करता है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई कानून का कोई सारमेय प्रश्न जो है इसमें अंतर्ग्रस्त है तो हाई कोर्ट जो है के निर्णय की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये राइट है कि वह अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि उसको विश्वास हो कि उस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न जो है वो निहित है। तो इस तरह से ये न्यायालय जो है वो संविधान का अंतिम संरक्षण और व्याख्याकर्ता जो है वो बन गया है। सेकेंड है दीवानी। इस संबंध में जो मूल संविधान है उसमें ये व्यवस्था थी कि 1972 में जो 30वें संशोधन द्वारा उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। इससे पूर्व व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय केवल ऐसे ही दीवानी विवादों को अपील की जा सकती है जिनकी राशि 20,000 रुपये से अधिक है। इस व्यवस्था के संबंध में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दीवानी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के अपील के संबंध में धनराशि की जो सीमा है वो हटा दी गई है। तो 30वां संवैधानिक संशोधन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और जिसके द्वारा अनुच्छेद 133 को 133 को संशोधित करते हुए अब धनराशि की सीमा जो है वो हटा दी गई है और ये निश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ये प्रमाणित कर दिया गया है कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न जो है वो निहित है। संवैधानिक के बाद था दीवानी और दीवानी के बाद है फौजदारी।
फौजदारी जो विवाद है उसमें जो निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति के उन्मुक्ति के आदेश को रद्द कर उसे मृत्युदंड दिया हो, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर जो अभियुक्त है उसको प्राणदंड दिया हो, अगर हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार योग्य है तो अपील की जा सकती है। उसके बाद है विशिष्ट या स्पेशल अपील्स। आर्टिकल जो है 132 से 134 जो है 132, 134 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप जो है वो आवश्यक हो सकता है। अतः 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय जो है या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंड या आदेश करने की अनुमति जो है वो प्रदान कर सकता है। फिर जो है कुछ विशेष अदालतों की व्यवस्था और विशेष अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील की व्यवस्था। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी भाग के आतंकवादी क्षेत्र प्रभावित घोषित कर आतंकवादियों पर मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालत जो है वो स्थापित कर सकता है। उसके बाद आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन यानी परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान ने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय है उसको परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। आर्टिकल 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो उक्त प्रश्न पर ऐसे प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो परामर्श मांग सकता है और इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको परामर्श देने का अधिकार है। आर्टिकल 143 जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे संविधान के लागू होने से पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को उस न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सके। इसके लिए जो है 1947 और 1950 के बीच जो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच के जो समझौते हैं वो आते हैं और ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना आवश्यक है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना जो है वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 10 बार परामर्श प्राप्त किया है, जिसमें केरला एजुकेशन बिल 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मति मांगी गई थी। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी विशेष मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है और परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श है वो मुकदमेबाजी को रोकने और उसे काफ़ी सीमा तक कम करने में सहायक होता है। तो इस संबंध में भारत की व्यवस्था ब्रिटेन और कनाडा जो आदि देश हैं उनके अनुरूप है। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको आज हमने समझा। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इन क्षेत्राधिकारों के अलावा भी और क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट काम है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज़म को देखेंगे और इसके साथ साथ जो है न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और न्यायालय जो है उसकी जो शक्तियाँ हैं न्यायिक शक्तियाँ उसकी आलोचना जो है उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।